चेक 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 चेक। अब तुमने अगर नोटिस किया होगा तो इसके पहले जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ था, किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ था। एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कुठं गेलं ग, यहाँ पे बादल सिंह का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर मुकेश जी का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पी सचदेवा लिखा हुआ है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंसान से ही कम्युनिकेशन था, वो एक पर्टिकुलर इंसान से ही कम्युनिकेशन था, इसीलिए उस एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखा हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे उसको छुट्टी पे जाना था तो उसको छुट्टी मिली, इसलिए उसको बता दी कि तू जा छुट्टी पे। उसको पढ़ने की आग थी, इसलिए उसको बता देते को पढ़ने की आग है, तू पढ़ के खत्म कर। सबको बताने की जरूरत है कि ए भाई सुन लो, ये सब इस छुट्टी पे जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, देख लो, किसी को आरती आरती करनी है, किसी को फेयरवेल वगैरह देना है तो दे लो। ये बताने की नीड नहीं है। इस पर्टिकुलर इंसान को बताने की नीड थी, उसी इंसान को बताया। उस पर्टिकुलर इंसान का नाम यूज हुआ था वहां पे, वो पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज हुआ था वहां पे। ओके, इसीलिए वो ऑफिस मेमोरेंडम है। ऑफिस सर्कुलर में आप देखोगे यहाँ पे नीचे किसी भी इंसान का इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर नाम यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसान के लिए है ही नहीं। ये ऑल द एम्प्लॉयज एट अ लार्ज के लिए। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि हमें आपका मूल्य रिकमेंडेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आप कुछ सजेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर insisting punctuality, employees are requested to strictly adhere to office timings. Tendencies to move around unnecessarily in corridors and canteens would be reviewed seriously. Cooperation of all employees is solicited in maintaining decorum and discipline in the office. तुमको तो मिला ही होगा कभी ना कभी कि फालतू की लफूटगिरी नहीं करने का है कैंटीन वगैरह में। आपको जो ऑफिस के टाइमिंग्स है, स्कूल के टाइमिंग्स है, उस पर आ जाना। इसमें एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोला है, सबको एट लार्ज इशू किया है कि प्लीज़ आप पंचुअल रहें। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज नहीं किया है। थर्ड स्पेसिमेन 3 है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन। वो बता रहे कि एनुअल डे होने वाला है तो आप सबको आना है, आप सबको परफॉर्म करना है, जो भी है तो वो एट लार्ज सबको बताया जा रहा है। स्पेसिमेन 4, अनाउंसिंग अ न्यू बोनस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉयज के लिए बोनस स्कीम इशू हो रही है, जिसको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, ओके, सो बेसिकली ऑफिस सर्कुलर में ऑल द एम्प्लॉयज एट लार्ज को सर्कुलर इशू किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी थी, वो इन्फॉर्मेशन उनको बता रही है कि आप या तो आपका रिकमेंडेशन इनवाइटेड है, या एनुअल डे के बारे में बताना है, या एम्प्लॉय के बोनस इशू होने वाले उसके बारे में बताना है। तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज एट लार्ज को दी जा रही थी, कोई पर्टिकुलर इंसान को नहीं दी जा रही थी। Okay, next we come to office orders. Office orders has a format similar to that of memorandums. Similar to that of memorandums. What makes them different is the purpose and tone. What makes them different is the purpose and tone employed. Purpose and tone employed similar to that of memorandums. They generally deal with matters affecting rights and privileges of employees. The language used is formal and legally common. Passive verbs are preferred. They carry numbers since the event remain in force till revoked and are filed in future reference. In addition, they carry a bold underlined heading to help identify them. Copies are sent to concerned people, not everyone. Not everyone. They are similar to memorandum. इसी से पता चल जाना चाहिए कि ये सबको नहीं जाएगा। मेमोरेंडम में एक इंसान को था, उस क्या नाम था, बादल को था, उसी के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे भी किसी एक इंसान से बात हो रही है, नॉट एट लार्ज। नॉट एट लार्ज सबको सर्कुलेट नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को ही सर्कुलेट होगा। ये मेमोरेंडम से डिफरेंट कैसे है? व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज द पर्पस एंड टोन एम्प्लॉयड। पर्पस एंड टोन एम्प्लॉयड, इसको एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। ऑर्डर नंबर 34 फॉर Mr. J.K. Saxena, manager credits for Ellis Colony, is transferred to regional office on the same rank and pay. He shall hand over charge to chief manager and report at the regional office by 10th March 2019. CC, chief manager, Friends Colony branch, Mr. J.K. Saxena. Sorry. Okay. Shri Rajan Pillai has been posted to the accounts department assistant accountant with effect to today. CC accounts officer. यहाँ पे सबको नहीं जा रहा है, यहाँ पे सबको नहीं जा रहा है। एंड फॉर्मल मतलब ये ऑर्डर है, आप समझ लो ना, नाम ही इसका ऑफिस ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर है कि XYZ इंसान ट्रांसफर होने वाला है, ये एक ऑर्डर है कि इस बंदे की जगह दूसरा बंदा आने वाला है। तो CC मतलब इसकी कॉपी सिर्फ एक इंसान को जारी है, जो कि यहाँ पे जैसे JK सक्सेना है जिसको ट्रांसफर करा जा रहा है,
उसको कॉपी जारी है उसकी, और यहाँ पे जैसे पोस्टेड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट जा रहा है तो अकाउंट्स ऑफिसर को उसकी कॉपी जा रही है कि ये अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट होने वाला है। तो ये मेमोरेंडम से सिमिलर इसीलिए है क्योंकि ये सबको नहीं जा रहा है, डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म में है, इसका टोन इज मोर स्ट्रिक्ट, इसका टोन इज मोर ऑफ लाइक एन ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर, कुशल जैन इज ट्रांसफर्ड, सॉरी, कुशल जैन इज ट्रांसफर टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट, शैल रिपोर्ट टू द स्टोर्स ऑफिस लेटेस्ट। अगेन ट्रांसफर किया जा रहा है भाई साहब को, तो उसका ऑर्डर है। प्रमोशन ऑर्डर है, इनको प्रमोशन मिल रहा है तो उसको प्रमोशन है। इसमें टू श्री अशोक शिंदे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको कॉपी जारी है उसी के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, सबके लिए ये चीज़ नहीं है, सबके लिए ये चीज़ नहीं है। ओके, सो अगेन ऑफिस ऑर्डर वो सिमिलर टू मेमोरेंडम इन द सेंस कि ये सबके लिए नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम मेमोरेंडम कि इसकी टोन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। Office notes are exchanged between two different departments. Companies follow a particular format for notes of this type. The actual note may differ from company to company. Two different departments. अरे सभी तो two different departments थे. Two different departments मतलब क्या, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ऑफिस ऑर्डर, मेमोरेंडम, सर्कुलर, ये सब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ही तो है। तो ऑफिस नोट भी ऑब्वियसली इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। इट इज मैटर ऑफ स्टाइल, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, अ फ्यू फॉर्मेट्स आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल पढ़ लेते पहले। सब्जेक्ट एडिशनल स्टेनोग्राफर, the EGM of the company is to be held on 18 July 2019 to transact some urgent business. There are two very urgent board meetings to be held in quick succession for discussing an agenda. Preparation of relevant documents in connection with the above is given top priority. Considering the workload likely to arise on account of this, the additional stenographer may please be posted in the department for a period of 1 month. For a period of 1 month. यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करके बोल रहा है कि हमें EGM होने वाली है। EGM मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, शॉर्ट नोटिस पे ही होती है ये। तो हमें EGM होने वाली है, तो उसके चक्कर में हमें एक एडिशनल स्टेनोग्राफर चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें एडिशनल स्टेनोग्राफर प्रोवाइड कर दीजिए। एक ऑफिस नोट है। ओके, स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टॉक टेकिंग फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2019। The stock taking for the purpose of closing the accounts for year ending would commence on 30/3/2019. All departments may be advised to draw the requirements latest by 29/3/19. Also there would be no supplies to customer. यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन जा रहा है कि हम स्टॉक जो स्टॉक काउंटिंग का प्रोसेस है वो चालू करने वाले हैं, तो आपको एडवाइसेबल है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स पहले से हमें बता दीजिए। ओके, ये जैसे टू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जा रहा है, साइन किसने किया है, मैनेजर, जो लॉ का मैनेजर है उसने बोला है कि मुझे एक्सटर्नल स्टेनोग्राफर चाहिए, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बोला है। यहाँ पे जो स्टोर्स का जो बंदा है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बोला है कि भैया यहाँ पे स्टॉक काउंटिंग का प्रोसेस चलने वाला है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, सो ये सब थे इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम लेटर, हमने पढ़ा था ऊपर, मेमो इज डिफरेंट फ्रॉम लेटर। उसमें सैल्यूटेशन वगैरह नहीं होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता, उसमें सिग्नेचरी नहीं होता है। डज नॉट हैव अ सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बट द सब्जेक्ट इज क्लियरली रिटन एंड अंडरलाइन। Memos are used commonly for issuing instructions to the staff, change in policy, inviting suggestions, giving information, making requests. यहाँ पे मेमोज हमने पढ़ा था, मेमोज इंस्ट्रक्शंस के लिए नॉर्मली यूज़ होते हैं, एंड सजेशंस इनवाइट करना है, रिक्वेस्ट वगैरह देना है, तो उसके लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर उन्होंने बोला ही है, रिमेंबर करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो पटाखा बन जाता है। Whatever be the subject matter, language of memo should be polite and courteous. हमेशा फॉर्मल, इसमें आपको सभ्य तरीके से बात करनी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कभी भी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑफिस जो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है वो 4 टाइप के हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर एंड ऑफिस नोट। मेमोरेंडम में मैडम ये था, एक सेकेंड, या मेमोरेंडम को हम पहले तो इंटर ऑफिस का डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, एंड इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जा रहा था, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जा रहा था, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे या फिर उससे कुछ रिकमेंडेशंस देनी थी, उस चीज़ के लिए ऑफिस मेमोरेंडम इशू हो रहा था। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो फ्यूचर यूज़ में काम आएगा, उसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा ऑफिस सर्कुलर। ऑफिस सर्कुलर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, सब के लिए यूज़ होता है, एट लार्ज, एम्प्लॉयज़ एट लार्ज। किसी कभी भी आपको इसमें एक पर्टिकुलर इंसान का या पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा,
because this is for employees at large. Office order is similar to office memorandum. क्यों? क्योंकि ये भी पर्टिकुलर इंसान के लिए भी सबके लिए एक साथ नहीं है, बट डिफरेंस है टोन का. ये ऑफिस ऑर्डर है, वो इंस्ट्रक्शंस थे, ये ऑर्डर है. यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टर नोट आती है. ऑफिस नोट्स है जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है. जैसे अगर स्टॉक टेकिंग प्रोसेस चालू होने वाला है या हमें एक्सटर्नल एक एडिशनल स्टेनोग्राफर वगैरह चाहिए, वो सबका कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिस नोट्स यूज़ होते हैं. सो आई थिंक वील टेक अ पॉज हियर. MIS एक फ्रेश टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में. बट MIS पढ़ने से पहले परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन समझ रहे हो? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का मतलब क्या है? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का ये मतलब ये है कि हमने आज जो भी पढ़ा है हमें उसे रिवाइज करके जाना है. ओके उसके बाद हम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पे प्रोसीड करेंगे. द वर्ड बिजनेस रिपोर्ट से आज हमने स्टार्ट किया था. वर्ड बिजनेस रिपोर्ट, द बिजनेस रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रिपोर्टेर विच मीन्स टू कैरी बैक. मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट पे कैरी बैक करना है, इंसिडेंट, सर्कमस्टांस या इशू पे उस इंसान के लिए रिपोर्ट बनाए जिसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो. पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्मेट होना चाहिए. पर्टिकुलर एसेज कभी यूज़ नहीं करते हम, इसमें पॉइंटर्स ही यूज़ करते. इन्फॉर्मेशन सामने वाले को बहुत क्विकली और बहुत स्ट्रैटेजिकली मिल जानी चाहिए. एंड कैटेगरीज उसकी है कंप्लायंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट. इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी होती है, बॉडी होती है, की फाइंडिंग, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन होते हैं. इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव समरी में हम सब कुछ की समरी दे देते हैं कि किस बारे में रिपोर्ट है, क्या प्रोसेस हमने बेसिकली यूज़ किया, एकदम समराइज फॉर्म में क्या क्या हमें मिला, सब कुछ समराइज फॉर्म में हम बता देंगे. उसके बाद बॉडी में हम इवैल्यूएशन प्रोसेस और हमें क्या क्या दिक्कतें हुई उसे इवैल्यूएट करने में, वो हम डिटेल में बताएंगे. एंड कि हम कैसे उस डिसीजन तक पहुँचे. एंड की फाइंडिंग, रिकमेंडेशन में कि हमें ये सब इन्वेस्टिगेट करके मिला क्या एट लास्ट. और कंक्लूजन में जो क्वेश्चन जिस चीज़ के लिए हमने रिपोर्ट बनाई थी कि क्या चोरी हुई है, क्या सेल्स के क्या हाल है, उसका आंसर हम कंक्लूजन में जाके देते हैं. ओके इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. इंट्रा मीन्स विद इन द डिपार्टमेंट, इंटर मीन्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंट बोथ आर अ पार्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, पहले मेमोरेंडम था. मेमोरेंडम ये था कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान को कम्युनिकेट हो रहा है. प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, आप या तो सजेशंस इनवाइट कर रहे हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो. सेकंड आता है ऑफिस सर्कुलर. सर्कुलर में सबको एक साथ इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, इसलिए यहाँ पे कभी भी किसी भी आपको प्रोनाउन में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑल द एम्प्लॉयज़ एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी. ऑफिस ऑर्डर सिमिलर है मेमोरेंडम से. क्यों? क्योंकि ये भी स्पेसिफाइड पीपल को ही जा रहा है, बट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसकी टोन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. ये एक ऑर्डर है, वो ऊपर इंस्ट्रक्शंस थे. ऑफिस नोट से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के, जैसे स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस चालू होने वाला है या एक्सटर्नल स्टेनोग्राफर डालना है. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इस कि बिजनेस लेटर एंड ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह सब कुछ अलग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं पे भी सैल्यूटेशन यूज़ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह यूज्ड नहीं है. ओके कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह यूज्ड नहीं है. ओके सो आई थिंक वी आर डन विथ इतना. MIS वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे. अभी नीचे आ जाते हैं हम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ पे. यहाँ तक हमने पढ़ा था इनकम टैक्स तक. आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक. ओके 1.5 pages approx, not much, don't worry. 2 pages, it's okay man, it's okay. 2 pages पढ़ना था, तो ये 2 pages हम अभी पढ़ लेते हैं. यहाँ पे इनकम टैक्स पे हमने एंड किया था. आई होप आपने अपनी मार्किंग्स कर ली होगी. So we start with indemnity, a contractual obligation to compensate some other person in the event that a loss is suffered by them for a specified cause. अब जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ही है. इंडेमनिटी मतलब अगर तुम्हें घाटा हुआ तो हम उसको बेयर करेंगे, हम उसको इंडेमनिफाई करेंगे, हम उसको कॉम्पेंसेट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी. तुम्हारे अगर स्टॉक में आग लग जाती है और उसका स्टॉक इंश्योरेंस अगर है तो दैट इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनिफाई फॉर योर लॉस. That is called as indemnity, a contractual obligation to compensate some other person in the event a loss is suffered. Insurance is the best example of
indemnity. Indent, an order sent to the agent to buy goods. It may mention specific goods or other source which to procure. Alternatively, it may be left to the agent. Agent जब हमने पढ़ा ऊपर जो एक इंटरमीडियरी होता है उसको जो कमीशन बेसिस पे हमारे गुड्स वगैरह बेचता है उसको जब हम ऑर्डर देते हैं हम उसको ऑर्डर सेंड करते हैं टू बाय द गुड्स. दैट इज कॉल्ड एज इंडेंट. Indenture, it is deed signed between two or more parties as opposed to one made by a single party. Okay, इंडेंचर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से हम इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं फिर अच्छे से समझते हैं. इंडेंचर, इट इज डीड साइंड बाय टू और मोर पार्टीज एज अपोज टू वन मेड बाय सिंगल पार्टी. अब एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, उसमें दो लोग डीड बना लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो मैं भर दूंगा, बट ये प्रॉपर्टी का जो मेंटेन वगैरह करने का है सिस्टम कि हाँ अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने हैं या कोई और चीज़ की इसमें मरम्मत वगैरह की ज़रूरत है तो वो मैं करूँगा. तो ये दो पार्टीज़ ने एक ही प्रॉपर्टीज़ को लेके आके यहाँ पे एक डीड बना ली, उसको हम बोलते हैं इंडेंचर. ये आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की मैंने आपको एग्जांपल दिया. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सिंगल अग्रीमेंट होता है कि मैंने बेचा तुमने खरीदा, ऑटोमेटिकली सब कुछ तुम पे आ गया, जिसने खरीदा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सब कुछ उस पर आ गया. बट यहाँ पे इंडेंचर है, यहाँ पे टू पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है. टू पार्टीज किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है कि तू रेंट दे दे मैं मेंटेनेंस कर लूँगा, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफली समझाने के लिए. Next, inflation and increase in money supplied with a corresponding increase in production. This leads to an increase in prices. Inflation is basically nothing but increase in prices. चीज़ें महंगी हो जाना. चीज़ें जब पूरे इकोनॉमी एज अ होल में महंगी होती जाती है तब उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. जैसे तुमने सुना होगा अपने दादा दादी से कि या मम्मी पापा से कि अरे हमें तो 10 पैसे में एक समोसा मिल जाता था या 20 पैसे में 2 समोसे मिल जाते थे और आज वही चीज़ 10 रुपये या 20 रुपये हो गई है या 30 रुपये हो गई है. तो उसी समोसे की दाम उस दिन से लेके आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. ये जो दाम बढ़ी है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बट आई जस्ट ब्रीफली गिव यू सम एग्जांपल्स कि अगर मार्केट में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा सप्लाई हो गया है या बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है बट सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है बट हम उतनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, स्कैर्सिटी आ रही है उस चीज़ की, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वाई इन्फ्लेशन बढ़ता है. इंजंक्शन, it is an order of the court directing a person to act or refrain from acting in a certain manner. Injunctions are often issued to prevent people from harming others. मतलब injunction is an order to refrain from a person acting in a certain manner. मतलब आपको पहले से in a way it's a warning कि आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि प्लीज़ या तो ऐसे करिए या तो ऐसे मत करिए. अगर आप ऐसे करेंगे या आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन ले सकते हैं. अब जैसे आपकी एक फैक्ट्री है और उसके बाजू में ही कोई बहुत सुंदर सा लेक है, आप अपने फैक्ट्री का सारा वेस्ट उस लेक में डंप करते जा रहे हो, सारे लेक की खूबसूरती बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट एक इंजंक्शन ऑर्डर दे सकती है कि इट्स एन इंजंक्शन ऑर्डर कि प्लीज़ डू नॉट डिस्पोज ऑफ ए वेस्ट द फैक्ट्री, कि आप अपनी फैक्ट्री का वेस्ट उस लेक में ऑर्डर ना डंप करें. अगर आप उसमें करना कंटिन्यू रखते हैं तो हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे. सो दिस इज एन इंजंक्शन ऑर्डर टू रिफ्रेन मतलब टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि आप प्लीज़ अपना डंप उसमें आप अपना कचरा उस लेक में डंप ना करें. Insider trading in company shares by a person connected with and having access to its sensitive, unpublished and confidential information. Insider trading is basically क्या होती है इंसाइडर ट्रेडिंग कि मैं सपोज एक लिस्टेड कंपनी में CFO हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ, एंड वहाँ पे मुझे पता चलता है कि इस कंपनी का मर्जर होने वाला है. मर्जर मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरी कंपनी को टेक ओवर करने वाला है. बहुत बड़ी न्यूज़ है. ये बड़ी न्यूज़ जैसे ही मार्केट में रिलीज़ होगी स्टॉक के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे. और जिस इंसान ने आज की डेट पे स्टॉक लेके रखा होगा और जब इस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको उस चीज़ का मुनाफा हो जाएगा. उसको ट्रेड करने से, आज खरीदने से और उस दिन जिस दिन दाम बढ़े उस दिन बेचने से उसको उस चीज़ का मुनाफा हो जाएगा. तो मैं एज अ CFO मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी मॉम को बता देती हूँ या अपने भाई को बता देती हूँ कि सुन भाई, अभी इसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, मेरे को ऐसा अंदर की खबर मिली है कि मर्जर होने वाला है, तो इसके स्टॉक्स खरीद ले.
So that is insider trading. I, as a part of the company, am not allowed to share any sensitive information. Sensitive information किसको बोलते हैं? Sensitive information उसको बोलते हैं जो कि पब्लिक को एट लार्ज पता नहीं है, और अगर पब्लिक को एट लार्ज पता चल गई तो इसमें स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नीचे धड़ाम से हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. तो मैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती फ्रॉम समबडी फ्रॉम द आउटसाइड. अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही हूँ, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है. समझा आपको? नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी स्टेट में टोटल एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आर इनसफिशिएंट टू वैल्यू इन इट्स टोटल लाइबिलिटीज. मतलब टोटल लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन टोटल एसेट्स. दिवाला लग जाना जिसको हम बोलते हैं कि आपकी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा होगी कि आपके एसेट्स उसको पूरा नहीं कर रहे, आपको हाथ खड़े करने पड़ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह बोलते हैं. Excuse me. In insurance, it is an arrangement under which the insurer agrees to compensate the insured in the event of a loss or payment of a premium. इंश्योरेंस, अब जैसे इंसान का भी इंश्योरेंस होता है या मेडिक्लेम होता है, या फिर जैसे स्टॉक इंश्योरेंस है कि कंपनीज में नॉर्मली ना फैक्ट्रीज में स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यू का होता है. अगर स्टॉक उड़ गया तो आपकी फैक्ट्री के लेने देने पड़ सकते हैं. अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी कंपनीज उसको इंश्योरेंस करा लेती है कि कल को अगर हमारी फैक्ट्री में आग लग जाती है या किसी भी रीज़न से ये स्टॉक जल जाता है या ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप कंपेंसेट करेंगे. तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक पार्टी होती है. पार्टी वो होती है जिसको किसी तो भी चीज़ का रिस्क कवर कराना होता है. वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है कि मुझे अपने स्टॉक का रिस्क कवर कराना है. इंश्योरेंस कंपनी उसको बोलती है कि तुम मुझे प्रीमियम दे दो इसको कवर करने के लिए, अगर स्टॉक खराब होता है कुछ तो मैं तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगा. ऐसी ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होता है. ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब मैंने अपने गुड्स ट्रांजिट में लगा दिए. ट्रांजिट मतलब कि मैंने अपने कस्टमर को ट्रक के थ्रू बेच दिया. अब अगर वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है या ट्रक में आग लग जाती है, कुछ भी ट्रक को होता है, तो मेरे गुड्स भी खराब हो जाएंगे. तो मेरे गुड्स जो खराब होंगे उसका कॉम्पेंसेशन अगर ताकि मुझे मिल जाए तो उसके लिए मैं ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लेती हूँ. ओके और ये प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है? जितनी ज़्यादा रिस्क, जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व, उतना ज़्यादा प्रीमियम. इंटेंजिबल एसेट एंड एसेट विच इज़ नॉट ऑफ फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, जैसे कि आपकी जो मशीन्स वगैरह हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं. जो आपकी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह है, ये सब इंटैंजिबल एसेट्स है. क्यों? क्योंकि इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते, इनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अ वैल्यूएबल इंटैंजिबल एसेट क्रिएटेड बाय एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन. ये पहली बात तो इंटैंजिबल एसेट है. आपको समझ गया कि इंटैंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. तो ये ऐसा है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के कारण डिराइव हुआ. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोक है. अब अगर कोक बनाने वाले ने रिलीज कर दिया मार्केट में कि मैं कोक को ऐसे ऐसे बनाता हूँ, तो हर कोई डुप्लीकेट करके बेच देगा. फिर कोको कोला की यूएसपी ही खत्म हो जाएगी. कोको कोला का जो इतना जो मार्केट है वो ही गिर जाएगा. तो वो जो रेसिपी है उसका वो लोग पेटेंट करा लेते हैं. पेटेंट करा लेते हैं मतलब ये रेसिपी हमने निकाली है, हमारे दिमाग से निकली है, हमने निकाली है और इस पर सिर्फ हमारा राइट है. अगर कोई हमारी रेसिपी एज इट इज चोरी करता है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो जो कोको कोला की रेसिपी है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि वो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से डिवाइस है और पूरा खेल उसी का है. वो रेसिपी अगर रिलीज हो गई या वो रेसिपी किसी ने कॉपी की तो आपका पूरा ठप हो गया काम. इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड फंड. तुमने मुझसे उधारी ली, मैंने तुमको बोला मैं उधारी दूंगा बट इसके बदले तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा स्पेसिफाइड पीरियड पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट मतलब जिस रेट पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो डिसाइड होता है कि इतना रेट लगेगा लोन पे. फिक्स रेट हो सकता है, फ्लेक्सिबल रेट हो सकता है, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. इंटरनेट बैंकिंग आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़. मोस्ट बैंक्स अलाउ अकाउंट होल्डर्स टू एक्सेस देयर अकाउंट्स यूजिंग द इंटरनेट. मतलब अभी पहले जैसे बैंक में हर चीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको कुछ आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं. अकाउंट्स भी घर बैठे बैठे खुल जाते हैं वाया इंटरनेट. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट बैंकिंग. बैंकिंग के ट्रांजैक्शन जब आप वाया इंटरनेट करते हैं तो उसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं. इन्वेंट्री इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन स्टॉक एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कितनी इन्वेंट्री है मेरे पास लाइट की, कितनी इन्वेंट्री है मेरे पास बल्ब्स की, कितनी इन्वेंट्री है मेरे पास फाइबर की. इन्वेंट्री मतलब कितनी चीज़ें हैं मेरे पास स्टॉक में एक पर्टिकुलर आइटम की. इनवॉइस इट्स डॉक्यूमेंट सेंड बाय सेलर टू परचेज गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीसेस एंड टोटल अमाउंट पेबल. जब आप कभी किसी को खरीदते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो किसी के पास, तो आपको इनवॉइस देता है, बिल देता है आपको कि ये इनवॉइस है, ये बिल है, आप
इसको रखिए, उसमें सब डिटेल दी जाती है कि आपने इतनी क्वांटिटी ली, उस एक क्वांटिटी का इतना पर्टिकुलर रेट है और आपने जितनी क्वांटिटी ली उस हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाता है, क्या लिया उसका डिस्क्रिप्शन है, टैक्स कितना लगा, सब डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। IRDA अगेन ओनली फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जजमेंट the decision slash ruling of a court of law in a civil or criminal litigation. Judgment, decision, ruling of a court of law, सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन, मतलब जो भी उसका रिजल्ट आता है केस का, एक पर्टिकुलर केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसका जो रिजल्ट जज डिक्लेयर करता है उसको बोलते हैं जजमेंट। Jumbo certificate, document issued by consolidating and aggregating a large number of market lots into single or composite share certificates. तो बहुत सारे छोटे छोटे शेयर सर्टिफिकेट्स मिलके हम कंपाइल कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं जंबो सर्टिफिकेट। जूरी, अ बॉडी ऑफ प्रेजेंस अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव द वर्डिक्ट इन अ क्रिमिनल ट्रायल। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जूरी कभी भी सिविल ट्रायल में यूज़ नहीं होती, क्यों? क्योंकि सिविल ट्रायल में लॉ होते हैं। जूरी बेसिकली होती क्या है? जूरी आपने देखा होगा, आपने सूट्स अगर देखा होगा, सूट्स एक इंटरनेशनल शो है लॉ बेस्ड, तो अगर आपने सूट्स देखा होगा या कोई और भी देखा होगा तो उसमें आप देखते हो कि जज रहता है एंड नॉर्मल पार्टीज रहती है, बट एक साइड पे ना कभी कभी एक साइड पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं। उनको इसीलिए बिठाते हैं कि क्रिमिनल केस में कैसा है ना, हर चीज़ का देखने का महत्व अलग होता है कि एज अ सोसाइटी वो जो लोग बैठे हैं वो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है, ताकि जज कोई गलत डिसीजन ना ले ले, उसके लिए जूरी बैठी होती है कि वो पूरी सोसाइटी एट लार्ज की चीज़ों में देख के करती है कि हर चीज़ लॉ के हिसाब से नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग भी होती है, कुछ चीज़ें किसी और रीज़न के कारण भी होती है। तो वो जो जूरी होती है, मतलब वो नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं जो पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे रहते हैं, जो अपना डिसीजन बताते हैं। जो जज भी अपना डिसीजन बताता है और जूरी भी अपना डिसीजन बताता है। ये क्रिमिनल लॉ में ही होता है, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में स्टेक्स आर हाई। सिविल लॉ में ये चीज़ें सिर्फ पेनल्टी वगैरह दे के बात खत्म हो सकती है, क्रिमिनल लॉ में स्टेक्स आर हाई, इसीलिए यहाँ पे जूरी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जूरी इज ऑलवेज इन अ क्रिमिनल लॉ। काइंड, द बेसिस ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन मनी। आप या तो पैसे दे के कुछ ले सकते हैं, या तो बोलेंगे कि तू मेरे को बैट दे दे, मैं तेरे को बॉल दे दूंगा तो हो जाएगा। तो जब आप उसको बैट दे रहे हो, उसके बदले में जो आपको बॉल मिल रही है वो बॉल इज अ समथिंग दैट यू रिसीव इन काइंड ऑफ गिविंग द बैट। Labor intensive, the characteristics of production method which require large application of labor and uses relatively little capital। अब जैसे एग्रीकल्चर है, ये लेबर इंटेंसिव फील्ड है, मतलब यहाँ पे पैसे से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मजदूरी करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे मशीन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इंसान को आके मजदूरी करनी पड़ेगी। ये लेबर इंटेंसिव सीन्स, ये लेबर इंटेंसिव है। या सर्विस सेक्टर अगर है तो सर्विस सेक्टर में इंसान का होना ज़रूरी है। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है कि जहाँ पे इंसान के बिना काम नहीं हो सकता। यहाँ पे मैक्सिमम रोल एक लेबर का है, एक इंसान का है, पैसा का रोल मिनिमम है और पैसे से ही मशीन आती है, तो हेंस उसका भी रोल मिनिमम है। लैंडिंग ऑर्डर, इट इज़ एन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ अ शिप्स कार्गो इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। द लोडिंग और डिस्चार्ज ऑफ कार्गो हैज टू बी कंप्लीट विद इन डेज, फेलिंग विच अ डीमरेज हैज टू बी paid. Demurrage is basically a fine. Demurrage is basically a fine. It is in order to facilitate the delivery of a ship's cargo issued after the completion of formality. मतलब अगर जैसे ships होते हैं, जैसे जब सी रूट से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो जब शिप हमारे पास आ जाती है तो उसको लैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। फिर वो शिप कस्टम पोर्ट से लेके आप अपने वेयर हाउस में, कुछ आपको टाइम दिया जाता है जिसमें आपको खाली करना पड़ता है वेयर हाउस तक। अगर आप उसको खाली नहीं करते उतने पर्टिकुलर पीरियड में तो आपको डीमरेज लग जाता है। डीमरेज मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइन होता है। लॉन्ड्रिंग, द प्रोसेस ऑफ पासिंग फंड्स थ्रू अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विद द इंटेंशन टू कंसील द ओरिजिन, मतलब ब्लैक का वाइट करना। इन सिंपल शब्द यहाँ पे आप लिख सकते हो, ब्लैक का पैसा वाइट करना इज बेसिकली नोन एज लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज लॉन्ड्रिंग, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग कि ब्लैक ब्लैक पैसे को आप वाइट पैसे में कन्वर्ट कर देते हो, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो वैसी लॉन्ड्रिंग किसी भी चीज़ का ऐसे कि उसको इस तरीके से घुमा दो कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो कैसे आया था वो पता ही ना चले, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ड्रिंग। Lease, the right to use a property for a specified term in lieu of lease money or rent paid periodically. Lease, the lessor has to execute a deed in favor of lessee containing terms and conditions of lease. Lease is basically like rent, it is a long term period का thing कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट आपको मिलता है, उसको बोलते हैं लीज। लीगल टेंडर, द फॉर्म ऑफ मनी दैट मे बी लीगली यूज टू पे फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड और सर्विसेज यूज्ड, मतलब जो आपको पैसे और सिक्के आरबीआई ने इशू करके दिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज़ करके दिए कि ये 10 रुपये का नोट चलेगा, इसकी 10 रुपये वैल्यू है, ये 2 रुपये का सिक्का है, इसकी 2 रुपये वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर। मतलब जो चीज़ें आप मार्केट में यूज़ कर सकते हो चीज़ें खरीदने बेचने के लिए। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज़ अ लेटर एड्रेस्ड बाय अ बैंकर टू अ करस्पॉन्डेंट अब्रॉड ऑथराइजिंग पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम
ऑन इट्स क्रेडिट टू द मेंशन बेनिफिशियरी अंडर स्टेट कंडीशंस। मतलब जैसे अगर आप कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखोगे तो उसमें दूसरी कंट्री के भी बैंक्स इन्वॉल्व है, उसमें दूसरी कंट्री के भी बैंक्स इन्वॉल्व है। तो आपकी जो बैंक है, जो दूसरी कंट्री की बैंक है, वो आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप बराबर से पेमेंट करोगे, आप नुकसान नहीं दिलाओगे। तो आपकी जो इंडियन बैंक है वो एलसी इशू करती है, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है कि भैया ये लेटर ऑफ क्रेडिट है दिव्या के नाम पे कि आप इनको गुड सप्लाई कर दीजिए, फेलिंग विच अगर गुड सप्लाई नहीं होते तो हम जो इनकी बैंक है ये आपको कॉम्पनसेट करेगी। मतलब ये लेटर ऑफ क्रेडिट है कि येस दिस पर्सन इज ऑफ क्रेडिट, हेंस यू कैन प्रोसीड एंड इशू द गुड्स टू हिम। लाइबिलिटी इज अ लीगल ऑब्लिगेशन बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ पर्सन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपकी लाइबिलिटीज, अगर आप किसी से उधारी पे पैसा लेते तो आपकी लाइबिलिटी कि आपको उसको वापस देना है। अगर आप बैंक से लोन लेते तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वो लोन चुकाना है बैंक को। ओके, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू, दिस एंटायर लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। आज हम यहीं स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा आई थिंक एक्सीड हो गया है ये लेक्चर, बट नो वरीज, पिछला लेक्चर बहुत छोटा था, यू हैव टू रिमेंबर दैट। And in the next lecture we will hopefully and most probably finish off with this chapter of business correspondence. Okay, so I hope this lecture was very helpful to you. I hope कल के lecture में आप रिवाइज करके आएंगे and बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे क्योंकि आपके ही बेहतरी के लिए है ये चीज़। and today's lecture was fun to you, memorable, enjoyable to you and knowledgeable to you. So till then I'll see you again very soon. Till then take care of yourself, मस्त रहो, खुश रहो, safe रहो. Okay, bye bye.